इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड दो कार्बन कंपाउंड है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो सबको याद हो जाती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी में जो रिएक्शंस है वो बिल्कुल समझ नहीं आती। सपोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, पता नहीं क्या क्या रिएक्शंस ये करता है, बिल्कुल समझ नहीं आती। तो मैं सारी की सारी चीजों को, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, इवन सोप और डिटर्जेंट को भी इसी वीडियो के अंदर एकदम अच्छे से उसके जो क्लीनिंग एक्शन है सोप का और डिटर्जेंट का वो समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से पूरे एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर एक भी पार्ट स्किप करा तो एक पार्ट के बाद दूसरा वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपने ये इथेनॉल नहीं पढ़ा ना तो इथेनॉइक एसिड नहीं समझ आएगा, फिर ये भी नहीं पढ़ा तो सोप और डिटर्जेंट भी समझ नहीं आएगा। यानी ये पूरा स्टेप बाय स्टेप जुड़ा हुआ है। अगर एक भी जगह स्किप किया, एक भी टॉपिक स्किप किया तो बीच के जो टॉपिक है पहले वाले वो समझ नहीं आएंगे आपको। तो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल ना देखो, अगर हम ध्यान से देखें इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डू यू नो इथेनॉल इज CH3CH2OH, इसको हम इथेनॉल बोलते हैं, है ना, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि ईथ यानी दो कार्बन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, ओल यानी अल्कोहल लगा हुआ है। तो एक बात बताओ, क्या इथेनॉल अल्कोहल है? हाँ अल्कोहल है। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये चीज पता होनी चाहिए। इसका कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है ना, कुछ ऐसी इसकी खासियत है, उसको आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा दिखता है। जैसे लिक्विड दिख रहा है रूम टेम्परेचर पे, ये चीज। एंड ये अल्कोहल होता है, कॉमनली इसको हम अल्कोहल कहते हैं। मतलब आम भाषा में जब हम बातें करते हैं ना, हाँ मैं क्या कहते हैं, जैसे यूएसए में बात करते हैं, ओ भाई अल्कोहल लिया तूने, है अल्कोहलिक तरह, मतलब बात करते हैं, तो वो अल्कोहल जो है ना वो इथेनॉल ही है, मीथेनॉल नहीं होता। वो मीथेनॉल तो बहुत डेंजरस है, मीथेनॉल इज वेरी पॉइजनस इन नेचर। इथेनॉल भी अगर आप पूरे अमाउंट में ले लोगे, इन द सेंस प्योर ले लोगे, तो उस इथेनॉल को हम कहते हैं डिस्टिल्ड। एक तरह से वो हो गया हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझते हैं एक एक चीज को। पहले तो ये समझा कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, फिर इसको अल्कोहल कहते हैं। और जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती है, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती है, जो नशे वशे करते हैं, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक है सबके अंदर इथेनॉल पाया जाता है। एंड ये गुड सॉल्वेंट होता है। गुड सॉल्वेंट मतलब, सॉल्वेंट का मतलब ये होता है, देखो एक बात बताओ, जब भी किसी भी चीज को मिलाना होता है, कोई भी केमिकल को, तो पानी के अंदर मिलाते हो, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम अल्कोहल के अंदर भी मिला सकते हैं। गुड सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट समझते हो कि जैसे मान लो चीनी पानी है, तो चीनी पानी में जो ज्यादा है, जो ज्यादा मात्रा में, जो ज्यादा क्वांटिटी में है, दैट इज सॉल्वेंट। तो वैसे ही जो मेडिसिन है, चाहे कफ सिरप है, जो कफ सिरप हमारी होती है ना, जिसमें खांसी की शीशी होती है, इसमें नशा होता है। अगर हम ज्यादा खांसी की शीशी लेते हैं, कभी कभी ऐसा फील नहीं होता कि मान लो कि खांसी आ रही है और फिर आपने शीशी ली, खांसी की शीशी पी, 2-4 दिन तक, मान लो एक हफ्ते तक पिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, खांसी खत्म हो गई, बट आपकी एडिक्शन हो चुकी है कि आपको वो सिर्फ पीना है, तो पीने का मन करता है, तो वो एक्चुअल में एडिक्शन हुआ। क्यों? अल्कोहल जो है ना एडिक्शन भी करता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या भाई, तुमने देखा है, बहुत करता है। थोड़ा बहुत क्या मतलब, जिस अमाउंट में लोगे, मान लो आपने कम लिया अल्कोहल तो ज्यादा एडिक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आंखें लाल हो जाएगी। अगर आप और ज्यादा अल्कोहल लोगे तब तो बताइए, फिर गाना गाते फिरोगे, हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, पी के भी सीधा खड़ा हूँ क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ, गाना गाते फिरोगे, फिर ऐसे होगा। गुड सॉल्वेंट है ये। सॉल्वेंट मतलब ज्यादा मात्रा में होता है, मेडिसिन के अंदर होता है, टिंचर आयोडीन के अंदर होता है। टिंचर आयोडीन, ये पूरा नाम है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है यार? कुछ नहीं, देखो जो हम, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो किसी को चोट लग गई है, तो चोट लग जाती है तो एक डॉक्टर जो है वो एक डेटोल, डेटोल के अंदर होता है, सही, डेटोल के अंदर भी होता है, एक अलग से एक केमिकल यूज करता है इसको साफ करने में, मतलब तो चोट को सही करने में, तो वो टिंचर आयोडीन है, दैट इज टिंचर आयोडीन। और कफ सिरप तो हमें ऑलरेडी पता है। मैनी टॉनिक्स, टॉनिक्स मतलब क्या होता है? अरे ताकत की शीशी बोलते नहीं घर में, ताकत की शीशी पिया है क्या, तो उसमें अल्कोहल ही होता है। और ये है ना वाटर में सॉल्युबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी कि चाहे आप ऑल प्रोपोर्शन मतलब थोड़ा डालो, पूरा डालो, बहुत सारा डालो, कितना भी डालो उस पे वाटर के अंदर अल्कोहल, वो हमेशा उसके साथ जो है घुल जाएगा, वो उसके साथ सॉल्युबल है वाटर में, दैट इज सॉल्युबल। एंड स्मेल कैसी करता है? स्मेल, स्मेल पता है, ड्रंकनेस, यानी कि नशे वाले जो मतलब पियक्कर टाइप के इंसान होते हैं, तो उनसे स्मेल कैसी आती है वो चीज पता है। इसकी स्मेल आपने ऑलरेडी सुन रखी होगी, तो मतलब आसपास लोग जाता होगा तो बस, आप तो बच्चे हो वैसे, ठीक चल। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्योर अल्कोहल, जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल होता है, प्योर एकदम प्योर अल्कोहल है, एकदम प्योर, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल 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 प्योर, कुछ नहीं है उसमें उसके अलावा, बिल्कुल अल्कोहल प्योर है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट मतलब कि सिर्फ अल्कोहल ही है और कुछ नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? प्योर अल्कोहल को ही एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं।
प्योर अल्कोहल इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, और ये लीथल हो सकता है। लीथल मतलब जानलेवा, ओहो जानलेवा, जान लेगा, जान लेना, मतलब ये जान ले सकता है हमारी, इतना खतरनाक हो सकता है कि अगर किसी ने मान लो किसी ने एब्सोल्यूट अल्कोहल को कंज्यूम किया, दैट इज लीथल, वो जानलेवा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बंदे नशे करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा वो बोलते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, ए भाई है वीरा ले पी ले, और इसके बाद इसमें पानी तो डाल, पानी नहीं डालेगा तो मजा ही नहीं आएगा, चकना ला पानी ला देखा होगा आपने, है ना, ऐसे लोग जो होते हैं उनको। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको कंज्यूम करोगे, बहुत टाइम तक कंज्यूम करोगे अल्कोहल को, तो हेल्थ इफेक्ट आ सकता है। क्या सर शुरुआत में आपने मतलब ये सारी चीजें पढ़ा दी, चकना ला ये ला, भाई मैं क्या करूँ, ये टॉपिक है तो इथेनॉल का, तो ये इसकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इथेनॉल की ओनली 3 रिएक्शंस है, अभी याद करा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना, इसकी 3 रिएक्शन, एक तो ये रिएक्शन सोडियम से करेगा, तो ये इथेनॉल है हमारा CH3CH2OH। अब देखो सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, तो एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, लॉजिकली केमिस्ट्री के हिसाब से करेक्ट नहीं होगा जो मैं कहने वाला हूँ, लेकिन मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। याद करने का तरीका क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये एसिड है, ठीक है, और सोडियम क्या है, मेटल। तो अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें, एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो हमें यहाँ पे मिलता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये चीज पता है आपको, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़ रखा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव क्या, साल्ट प्लस में H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दो पहले, तो हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन यहां से आया हुआ, ये हाइड्रोजन यहां बाहर निकल गया, इसके पास क्या बचा, CH3CH2O बचा, ठीक है, CH3CH2O बचा, और Na जो है वो यहां आ गया, तो ये है हमारा जो कंपाउंड बना है उसका नाम है CH3CH2ONa, और इसको हम बोलते हैं, इसका जो नाम है ना, इसको हम कहते हैं सोडियम, सोडियम है तो सोडियम, इसको हम कहते हैं सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, इसका नाम याद रखना। देखो स्ट्रक्चर मतलब आपको समझ आ जाएगा स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इसको इसका फॉर्मूला क्या है वो समझ आ गया, लेकिन इसका नाम याद रखना चैलेंजिंग होता है, तो नाम याद रखना कि दिस इज सोडियम इथोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और इधर अगर ध्यान से देखो, देखो CH3CH2 तो बैलेंस है ONa, आप यहाँ पे भी 2 लगा देना, यहाँ पे भी 2 लगा देना, और इसमें भी 2 लगा देना, इन सब में 2 लगा देना, बस यहाँ मत लगाना, आपकी जो रिएक्शन है दैट बिकम बैलेंस, वो बैलेंस हो चुकी है। तो ये रिएक्शन तो समझ आ गई, क्योंकि तो मान लो कि मेटल से रिएक्ट कर रहा है, वैसी वाली रिएक्शन है। एंड सेकंड वाला देखो, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मेरे को एक बात बताओ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब, देखो ध्यान से सुनना, एग्जाम में ये रिएक्शंस ऐसे दे देंगे और बोलेंगे कि चलो बताओ आगे क्या होगा, या फिर बोल देंगे कि रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल विद टू फॉर्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो क्या होगा, पहले बताओ अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लेंगे हम। ध्यान से देखना, हमें क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐसा है, आपने एक डायलॉग सुना होगा ना, अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालने का है ना, तो H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, वो ऐसे बोलता है, वो कहता है अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालने का है, तो वो क्या करता है, पानी निकालता है, पानी नॉट पानी, पानी निकालता है, पानी, और पानी निकालता है, अगर पानी निकालेगा तो हम इसे कहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब आपके अंदर पानी की कमी होती है तो क्या कहते हो, कहते हो कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, डॉक्टर कहता है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है तेरे अंदर, तो पानी निकालना यानी डिहाइड्रेशन, और पानी निकालने वाला जो बंदा है वो एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हु इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, H2SO4, तो H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब ये समझ नहीं आ रहा कि पानी कहां से निकालूं, पानी तो निकालेगा पानी, लेकिन पानी निकालेगा कैसे, बड़ा सिंपल है, देखो ये जो CH2 है ना, इसको ऐसे करके लिख दो, CH लिखो और एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दो, तो अब देखो ये वाला वाटर जो है ये निकल गया, दिस वाटर इज आउट। अब फॉर्मूला क्या बचा, C2H4 बचा क्या, हाँ तो C2H4 बचा हमारे पास फॉर्मूला, दिस इज C2H4, ठीक है, और ये जो पानी किसने निकाला, पानी, वो पानी यहाँ पे है, जो पानी निकाल के इसने साइड में रख दिया वो पानी इधर है, तो यानी हुआ क्या यहाँ पे होता ही है एक्चुअली, दिस इज हैपन, यहाँ पे C2H4 बन जाता है। एक्चुअल में देखो ये इस तरह से निकलता, ये किस तरह से निकलता है ध्यान से देखना, ये तो समझाने के लिए बोल दिया मैंने, बट अगर एक्चुअल में रिएक्शंस के अंदर जाए तो कैसे होता है, देखो ये इस तरह से होता है। अगर ये मेरे पास CH3 था यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2H, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2,
और OH को यहाँ लगा देता हूँ OH। अब भी वही है, फॉर्मूला तो वही है, सेम है बिल्कुल, है ना, बस अरेंज करने का तरीका चेंज कर दिया ताकि मैं बता सकूं कि रियल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे H2O निकल गया, अगर H2O निकल गया, इन्होंने इससे डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले मान लो था और ऐसे करके हाइड्रोजन और OH ने ले लिया था, बट अब इसने वापस डबल बॉन्ड लगा दिया, यानी ये जो C2H4 है ये ऐसा है, दिस इज लाइक दिस CH2 CH2 डबल बॉन्ड है इनके बीच में, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इथीन। और इसने सल्फ्यूरिक एसिड ने पानी निकाल दिया। तो पानी कौन निकालता है, पानी निकालता है H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो, दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब तीसरी वाली रिएक्शन देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यार ये तो पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं पढ़ी थी पिछले वाले एपिसोड में, हमने देखा था कि 4 रिएक्शंस पढ़ी थी, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें ऑक्सीडेशन भी देखा था। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कलाइन KMnO4, वो एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है, पर्पल कलर डिसअपीयर, ये सारी चीजें, है ना। तो एल्कलाइन KMnO4 जो है वो ये जो है इसके अंदर जाता है और ये इथेनॉल है, इसको चेंज कर देता है इथेनोइक एसिड में। याद आया, पिछले वाले एपिसोड में पढ़ा हुआ है, पिछले वाले लेक्चर में। CH3COOH, 2 हाइड्रोजन को हटा करके एक ऑक्सीजन आता है ना, तो दिस इज CH3COOH। तो ऑक्सीडेशन हो गया और इसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। यानी देखो एग्जाम में सवाल क्या क्या आ सकता है, ध्यान से सुनना। पहले आ सकता है व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद सोडियम। तो एल्कोहल विद सोडियम में आप इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कर देना, तो आप ऐसे समझना कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट दे रहा है, और सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। फिर दूसरा जो रिएक्शन है उसमें ये आ सकता है कि रिएक्शंस अनसैचुरेटेड है, तो ये जो H2SO4 होता है, टेम्परेचर भी याद रख लेना बेटा, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर भी याद रख लेना। और 443 केल्विन पे H2SO4 कहता है अपने को पानी निकालने का है, और पानी निकाल करके इथीन बना देता है और पानी अलग हो गया, पानी। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में इथेनॉल में जो ये H2 यहाँ पे दिख रहा है इसको हटके एक ऑक्सीजन आ जाता है और वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज एल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है तीनों की तीनों, बस यही है इथेनॉल की रिएक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब हम इथेनोइक एसिड की बात करते हैं। इथेनोइक एसिड एक और कंपाउंड है, और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, क्या होता है, CH3COOH। मतलब जो हमने चैप्टर नंबर 2 में देख रहे थे बार बार, और हम इसको कह रहे थे वीक एसिड है, वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों कहते हैं इसको हम, क्योंकि जब इसको मैं पानी के अंदर डालता हूं तो ये H+ आयन बहुत कम देता है, जबकि HCl, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 ये सब आयंस बहुत ज्यादा देते हैं H+ आयन, लेकिन ये H+ आयन नहीं देता है। तो मैं नहीं दे रहा H+ आयन, मैं नहीं देगा, जो भी देता है ना ज्यादा H+ आयन वो स्ट्रॉन्ग होता है, जितना H+ आयन ज्यादा देगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ये कम देगा, तो ये वीक एसिड है, दिस इज वीक एसिड। और एक बात बताता हूं मैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ओइक एसिड लिखा है लास्ट में देखो, ओइक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड इस दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे वो इथेनोइक एसिड हो, प्रोपेनोइक एसिड हो, ब्यूटेनोइक एसिड हो, पेंटेनोइक, कोई सा भी ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। और वीक एसिड क्या होता है, H+ आयन कम रिलीज करने वाला। 5.8% सॉल्यूशन अगर मैं लूं इसका, अब ये 5.8% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। वाटर है, मान लो मेरे पास वाटर है और मैंने वाटर लिया 100 ml, उसके अंदर, उस वाटर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर मैंने 5.8 ml मान लो मैंने डाला एसिटिक एसिड, ठीक है। 100 ml वाटर है, उसके अंदर 5.8 ml, 100 ml सब जोड़ जाड़ के मान लो 100 ml है, 5.8 ml उसके अंदर मेरे पास एसिटिक एसिड है, यानी इथेनोइक एसिड है। तो अगर ऐसा है तो उस सॉल्यूशन को मैं कहूंगा, उसका नाम है विनेगर, उसको मैं कहता हूं विनेगर। ऐसे पूछते नहीं थे क्या चैप्टर नंबर 2 में, पूछते नहीं थे कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो फिर यही इथेनोइक एसिड ही होता है, एसिटिक एसिड ही होता है। 2 नाम है इसके, जैसे आपके घर पे अलग नाम है, चुन्नू, घर पे चुन्नू, बाहर टुन्नू। पता नहीं, जो भी नाम है कमेंट करके बता देना एक बार, मैं जानू जरा आपके कौन कौन सा नाम है स्कूल में एंड घर पे देखते हैं। अगर सेम नाम है तो लिख देना सेम नाम है मेरे। 5.8% सॉल्यूशन है तो 100 ml में, तो इसको हम बोलते हैं विनेगर। और जो अचार वगैरह होते हैं ना, उसको सही मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए कि अचार जो है वो खराब ना हो, उसको सही करने, सही से वैसे ही रहने के लिए, जैसा अचार है वैसा ही रहने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। मतलब उसको प्रिजर्व कर, सिंपल सी बात है, देखो अचार है, क्योंकि अचार खराब ना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें विनेगर को डाल देंगे। इनफैक्ट
चाउमीन खाते हो हैं, चाउमीन के अंदर भी विनेगर होता है। चाउमीन के अंदर आप देखते हो, चाउमीन के अंदर जो व्हाइट व्हाइट रंग का जो पानी होता है उसको, वो विनेगर ही तो है, दैट इज विनेगर। वो विनेगर ही है, सिरका बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको सिरका कहते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, जो एसिटिक एसिड है ना, अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो पिघलने लगेगा। एसिटिक एसिड 17 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करने पर पिघलने लग जाता है। तो अगर ये 17 से नीचे है तो यानी कि ठंड का मौसम है। जब गर्मी का मौसम होता है तो कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है, 35 40, है ना, 40 40 41 45 पे तो भाई पूरी दिल्ली एकदम हो जाती है, बिल्कुल गर्मी से एकदम तबाह, है ना। तो ये जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हो गया, गर्म हो गया। लेकिन 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जब 20-22 के आसपास भी होता है तब भी ठंड लगने लग जाती है। तो 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इसका है तो इसका मतलब कि उससे नीचे ये बर्फ बना होगा, बर्फ जैसा दिख रहा होगा। बर्फ मतलब ग्लेशियल, जो ग्लेशियल होता है उसको हम बर्फ कहते हैं। और क्योंकि ये जमा हुआ है, जमा हुआ बर्फ जैसा दिखता है, एकदम प्यारा सा, बहुत सुंदर दिखता है। सर्च करना है गूगल पे एक बार, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बहुत सुंदर दिखता है, व्हाइट रंग का स्नो है, मतलब एकदम सफेद। तो इसीलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये एसिटिक एसिड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री सेल्सियस है, यानी उससे नीचे ये पिघलेगा नहीं, यानी सॉलिड जैसा दिखेगा, बर्फ जैसा दिखता है ये। तो बर्फ जैसा दिखने के कारण इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और मैंने बता दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। तो इथेनोइक एसिड है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इसकी रिएक्शंस कैसी है। पहले एक बात बताओ, इथेनोइक एसिड एक एसिड है। अगर ये एसिड है तो ध्यान से समझना, आपने क्या एसिड बेस में एसिड की सारी रिएक्शंस पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, तो वही यहाँ बोलने वाला है, यानी ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी आती है। रिकॉल करो कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट प्लस वाटर मिलता है ना। तो वही कर दो यहाँ पे, जो रिएक्शन अगर ये बेस से रिएक्ट करेगा, ये एसिड है, दिस इज एसिड, जो CH3COH है दिस इज एसिड। कौन सा एसिड? ये एसिटिक एसिड है। और ये है बेस, जो बेबी को पसंद है। अच्छा, तो यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से OH निकाल दो, साल्ट क्या बना हमारे पास, CH3COONA, ये साल्ट बना। और वाटर साइड में निकल गया, ये पानी निकल गया यहाँ पे, मतलब एसिड बेस की रिएक्शन में भी पानी निकल रहा है ना। अब देखो, इसका नाम पता होना चाहिए, इसको हम कहते हैं सोडियम। ध्यान से सुनना, सोडियम इथेन से आया ये, और O8 लगा देंगे लास्ट में, इसको हम कहते हैं सोडियम इथेन से आया ना ये, तो इथेन O8, इथेनोइक एसिड होता। बट क्योंकि ये आयंस होते हैं, पता है ये आयंस में ब्रेक हो सकता है, CH3CO- और Na+, दो आयंस टूट सकते हैं इसमें से। तो अगर ये आयन में ब्रेक हो सकता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इथेनॉइड, दिस इज इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड। या फिर एक और नाम दे सकता हूं मैं इसको, सोडियम इथेनोइक एसिड को क्या मैं एसिटिक एसिड नहीं कहता, तो इसको मैं सोडियम एसीटेट भी बोल सकता हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट। सोडियम इथेनॉइड बोलो या सोडियम एसीटेट बोलो, बात एक ही है। और वाटर तो निकल गया साइड में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइक, एसिड जब कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें, जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी से भी रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, क्या हमें साल्ट, वाटर और CO2 मिलता है? हाँ, क्योंकि एसिड बेस में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे देखो, ये एसिड है, ये इसका मेटल का कार्बोनेट है, रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल, तो क्या मिलेगा हमें, हमें यहाँ पे मिलेगा साल्ट। तो साल्ट क्या है, साल्ट सेम रहेगा, साल्ट चेंज नहीं होने वाला, CH3COONA ही रहने वाला है। मान लो यहाँ पे K2CO3 होता तो आप यहाँ पे CH3COOK कर देते, ठीक है। यहाँ पे अगर K2CO3 होता, K पोटेशियम मेटल होता, तो आप यहाँ पे CH3CONA की जगह K लिख देते, COOK लिख देते। बट यहाँ पे क्योंकि सोडियम है तो इसलिए Na लिखा, साल्ट मिला, दिस इज साल्ट। और क्या मिलता है, वाटर मिलता है, और क्या मिलता है, CO2 मिलता है, ठीक है। इसमें भी क्या मिलता है, सेम चीज, साल्ट मिलता है, दिस इज साल्ट, इसका नाम है सोडियम इथेनॉइड या फिर सोडियम एसीटेट। प्लस में वाटर मिलता है और प्लस में CO2 मिलता है हमें। अब कभी कभी ये सवाल आता है कि जो गैस निकल रही है ये CO2, इसका टेस्ट कैसे करोगे? तो यार इसका टेस्ट कैसे करते हैं, लाइम वाटर जो है टर्न मिल्की, ऑलरेडी बता रखा है एसिड बेस चैप्टर में कि अगर मैं CO2 को लाइम वाटर के अंदर डालता हूँ तो मिल्की हो जाता है, और दोबारा से और CO2 डालता हूँ तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है। ये पढ़ रखा है ना, चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेना वहां पे जाकर के, जब मैं रिएक्शंस करवा रहा था
केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल कार्बोनेट की, तो आप वहां पे देखोगे ना, तो मैंने जस्ट इसके नीचे ही लिखवाया कि ये जो CO2 है इसका टेस्ट कैसे करते हैं। लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो जाता, फिर और डालेंगे तो एक्सेस, फिर वो जो कलर है मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि पहले इनसॉल्युबल बनता है, सॉल्युबल फिर इनसॉल्युबल, ऐसी कंडीशन होती है। तो उसको एक बार रिकॉल कर लेना, जा करके देख लेना कि यार वो होता क्या है, किस तरह से होता है। तो ये रिएक्शन तो क्लियर हो गई हमें, है ना। अब ये जो मैं रिएक्शंस बताने वाला हूं, 2 रिएक्शन बताऊंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्शन से आता है ना क्वेश्चन इस चैप्टर से, तो वो एस्टरिफिकेशन लेते हैं या फिर सपोनिफिकेशन लेते हैं। अब होता क्या, ध्यान से सुनना, नाम पे मत जाओ, कंफ्यूज मत होना। देखो मैं बता रहा हूं क्या है ये एस्टरिफिकेशन। आपको कुछ नहीं करना, आपको ना, आप किस किस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हो इस चैप्टर में। एक तो आप पढ़ रहे हो इथेनोइक एसिड के बारे में, तो इथेनोइक एसिड को ले लो, CH3COOH आपने लिया इथेनोइक एसिड को, ये एसिड है प्लस में, और क्या पढ़ रहे हो आप, इथेनॉल पढ़ रहे हो, तो इथेनॉल को ले लो। इथेनॉल कैसा दिखता है, CH3CH2OH इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है हमारा एल्कोहल, और ये क्या है इधर एसिड। तो एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से हमें कुछ मिलने वाला है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बनता है ना, जो प्रोडक्ट इसमें बनता है दैट इज एस्टर, उसको हम एस्टर कहते हैं। ध्यान से सुनना क्या होने वाला रिएक्शंस में। यहाँ पर जो OH होता है ना, जो अल्कोहल में जो OH है वो कहता है यार तुम ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और ये कहता है हाइड्रोजन ले जाओ मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि OH और H अलग हो गया। तो यानी कि OH और H मिलकर क्या बनता है, H2O बनता है, वाटर बनता है। और अब हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास बचा है, यहां से रिएक्शन ऐसे गई, हमारे पास बचा है CH3COO, यहाँ पे CH3COO आ गया, और ये वाली जो चीज है ना वो ऐसे करके जुड़ जाती है इससे, किस तरह से, ऐसे CH2CH3 ये इससे जुड़ गई, मतलब H गया और OH बाहर चला गया, वो वाटर में चला गया, और जो ये CH3COO बचा ना, और ये CH3CH2 ऐसे करके पीछे से आकर के इसके जुड़ गया। तो ये जो चीज हमें मिली है इसको हम कहते हैं एस्टर, दिस इज एस्टर। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है कि एस्टर का बनना, कि जो रिएक्शन है जब एसिड और इथेनॉल, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शंस हम कराते हैं, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेना और अल्कोहल कोई सा भी अल्कोहल ले लेना, बट आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है तो इसी को हम देख रहे हैं। एसिड और अल्कोहल जो भी हम कंपाउंड, 2 ही कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एक तो एसिड और अल्कोहल पढ़ा हमने, तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे आपस में, तुम्हें मिलेगा एस्टर। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये ऐसे नहीं होती कि सीधा ऐसे करके हो गई, सारे के सारे जो ये है ना, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड मिलके एक अलग प्रोडक्ट बना दिया, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा नहीं होता। ये रिएक्शन एक्चुअल में रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल यानी आगे भी जाएगी रिएक्शन और पीछे भी आएगी, मतलब ये दोनों मिला करके एस्टर भी बनता रहेगा और थोड़ा थोड़ा एस्टर जो है वो पीछे भी जाता रहेगा, मतलब ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है। ये रिएक्शन दोनों मिला करके, देखो ध्यान से समझना, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल यानी इसको मैं बैक कर सकता हूँ, वापिस कर सकता हूँ, इसको मैं रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो देखो ये दोनों चीज मिलकर के एस्टर बनाए, है ना। अब एस्टर में इतनी ताकत है कि वो वाटर से मिल करके वो ये दोनों अलग अलग भी कर दे, ऐसा भी कर सकता है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है। बट इसके लिए हमें एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, जो कि होता है एसिड कैटलिस्ट। कोई सा भी कैटलिस्ट ले लो, एसिडिक होना चाहिए, वो एसिड कैटलिस्ट लिया जाता है, बेस नहीं लिया जाता, एसिड कैटलिस्ट लिया जाता है, ये चीज पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमें एस्टर मिला है ना, ये जो एस्टर है, दिस एस्टर, इसको हम यहाँ पर लेंगे, ये एस्टर में यहाँ पे लेकर के आता हूँ, CH3COO और हमारे पास है CH2CH3। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, ये जो एस्टर है ना, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं NaOH से। NaOH क्या है, NaOH इज अ एल्कली, ये एक एल्कली है, ठीक है। तो अगर ये एल्कली है, ध्यान से देखना, ये जो बंदा है CH3CH2, इसके पास क्या था, इससे क्या छीन लिया गया, इसकी मतलब इसकी क्या दुनिया में नहीं रही, पहले इसके पास जो थी, जो इसकी मतलब अब तो इसकी एक्स बन चुकी है बार बार ये एग्जांपल क्यों आ जाता है, ये एक्स बन चुकी है, तो जो OH है वो इससे बिछड़ चुकी है। तो ये क्या करेगा, ये जब भी कहीं OH देखेगा तो इसको अपनी वाली की याद आ जाएगी, बोलेगा ओहो मेरी वाली भी ऐसी दिखती थी, तो ये अपनी OH को खींचने की तरफ कोशिश करेगा। तो CH3CH2 जो है वो OH को खींचने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, इसने ले लिया CH3CH2OH, तो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज इथेनॉल,
भाई इसको तो OH की याद आ रही थी ना, तो इसलिए इसने OH को ले लिया इससे। इसने देखा ओहो ये मेरी वाली को लेकर के बैठा है बिल्कुल मेरी वाली जैसे लग रही है, तो ये OH इसको ले लेगा, ये इसको, ये जो OH है दिस OH विल गो टू दिस, और जो ये Na है जो सोडियम है वो इसके पास आ जाएगा, यानी कि CH3 COO Na बन जाएगा। एंड ये क्या है, ये है सोडियम इथेनोएट, है ना। बट क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अब एक चीज ध्यान से सुनना, मेरी ध्यान से एक चीज सुनना, ये जो बनाया है ना ये चीज, यही है साबुन। सपोनिफिकेशन मतलब क्या है, सपोनिफिकेशन मतलब साबुन बनाना एक तरह से, ये साबुन है, ये साबुन का फॉर्मूला है। अरे ऐसा नहीं, थोड़ा लंबा चेन होता है, मैं बता रहा हूँ, ये साबुन ऐसा ही होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन होता है, मतलब बहुत लंबी चेन होती है, बहुत लंबी चौड़ी चेन होती है। जैसे मान लो बहुत लंबी चेन है, CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसे बहुत लंबी चेन जा रही है, बहुत लंबी चेन जा रही है, बहुत ज्यादा लंबी, ऐसी बहुत लंबी चेन जा रही है CH2 वाली, और फिर एंड में उन्होंने लिख दिया COONA। तो ये जो लंबी सी चेन है ना, इसमें कम से कम 17-18 कार्बन हो कम से कम, अगर COONA है, ठीक है, COONA यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, है ना, और उसके साथ बहुत लंबी चेन जुड़ी हो कार्बन की, तो वही है साबुन। साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, साबुन इज दी, साबुन क्या होता है, सॉप क्या होता है, सॉप जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और ये होता है बेसिकली सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, ये साबुन ही है। सपोनिफिकेशन का मतलब होता है साबुन बनना, और साबुन कैसे बनता है, जब हम एस्टर में एल्कली को मिलाते हैं तो साबुन बन जाता है, दिस इज साबुन, ये साबुन है। और ये इथेनॉल, तो समझ आ गया रिएक्शंस कैसे हुई। देखो हुआ क्या, हम दो कंपाउंड जो जो पढ़ रहे थे उसमें से अल्कोहल में से OH हटा दिया और इसमें से H हटा दिया, तो हमें एस्टर मिला और पानी निकल गया अलग से। यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। फिर हमने देखा ये जो एस्टर है ना, अगर इसकी रिएक्शन जो है मैं बेस के साथ करा तो मुझे साबुन मिलता है, और ये है हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इथेनॉल अलग हो जाता है। इथेनॉल कैसे मिला, तो ये रिएक्शंस आप पता है अभी क्या करना, वीडियो पॉज करो पहले तो, एंड अगर आप अभी नहीं करना चाहते बाद में कर लेना वीडियो पॉज करके, लेकिन इस रिएक्शन को पक्का 2 बार खुद एक बार बिना देखे लिख करके देखना, और अगर अभी लिख लिया ना तो याद हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी वीडियो को बंद कर दूं और कभी और लिखूंगा, लिखना ही तो है, तो फिर उस टाइम पे ये रिएक्शन इतनी इंटेंसिटी से इतनी अच्छी तरह से याद नहीं आएगी जितनी अभी याद आएगी, क्योंकि अभी अभी आपने नया नया सीखा है इस चीज को, नई नई रिएक्शन एकदम सीखी है, तो इसको जस्ट अभी वीडियो पॉज करके 2 बार लिख करके देखो, तभी वीडियो में आगे बढ़ना बहुत मजा आने वाला, रिएक्शन साथ साथ तभी याद होगी, तभी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में भी। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से एग्जाम में जो सवाल पूछता है ना तो 1-2 मार्क्स के नहीं पूछता है, सीधा 3 या 4 मार्क्स के पूछता है, क्योंकि वो पूछता है कि साबुन का एक्शन बता दो, कि साबुन काम कैसे करता है, साबुन का काम पूछ रहे बताओ, जैसे हमें साबुन के ऊपर रिसर्च मारनी हो, चलो पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं। साबुन क्या होता है, व्हाट इज साबुन, अभी मैंने बताया ना कि कार्बन की लंबी चेन है, मान लो कार्बन कार्बन में हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा, मान के चलो हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन कार्बन लंबी चेन बन रही है, बहुत लंबी चेन, और एंड में यहाँ पे क्या है ना, मेरे पास COONA है, COONA, या फिर जरूरी नहीं है Na हो, क्या पता यहाँ पे मेरे पास सोडियम भी हो। इसका मतलब क्या कह रहे हो भाई, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ C ऐसे करके लंबी सी चेन है, ये लंबी चेन है, और यहाँ पे COONA की जगह COOK है, यानी चाहे ये बोलो या फिर ये बोलो और मिलके बोलो जय माता दी क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो COONA और COOK ये दोनों जो है ये हमारा साबुन का स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ साबुन, ये साबुन का स्ट्रक्चर है COONA या फिर COOK। तो इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, देखो टणंग टुणुंग टणंग टुणुंग टणंग टुणुंग टणंग टुणुंग टणंग, और ये जो है ना ये हेड होता है, दिस इज लाइक हेड। इस हेड के अंदर क्या होता है, COONA, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ COO माइनस और Na प्लस, इस तरह से, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक हो सकता है ना। अब ध्यान से देखो, जो आयन है, आयन थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो, आयन यानी आयनिक कंपाउंड, है ना, वो तो होता ही है। आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है क्या, हाँ वाटर में घुल जाते हैं, यानी इसको वाटर पसंद है, जैसे बेबी को इसको वाटर पसंद है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब प्यार करने वाला, किसको प्यार करता है, वाटर लवर, इट इज वाटर लवर, वाटर लवर। जैसे मान लो आपको प्यार है पबजी से, पबजी तो है ही नहीं, आपको प्यार है फ्री फायर से, तो आप हो गए फ्री फायरलिक। ये क्या होता है, मतलब फ्री फायर से प्यार करने वाले।
और जो इसकी जो चेन है ना, जो इसकी चेन है, इसको वाटर बिल्कुल पसंद नहीं। ये जो इसकी चेन है, ये तो हेड हो गई, दिस इज हेड। और जो हेड है वो कैसा होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक। एंड जो टेल है, ये जो टेल है ना, इसको हम कहते हैं, ये होता है हमारा हाइड्रो हाइड्रोफोबिक। दिस इज हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है इसको फोबिया है वाटर से, यानी कि हाइड्रो वाटर वाटर हेटर। वाटर हेटर, वाटर नहीं पसंद इसको, वाटर नहीं पसंद इसको, बिल्कुल नहीं पसंद कि वाटर अच्छा होता है, बिल्कुल नहीं पसंद। जो इसका जो टेल है, ये जो साबुन, ये साबुन ही है, साबुन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। साबुन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल देखते हो, जैसे मान लो आपने देखा कि साबुन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो पानी में तैर तैर के जा रहे होते हैं, तो वो यही होते हैं, वो यही मॉलिक्यूल है। साबुन का स्ट्रक्चर ये। टेल जो है इसका हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि जो इसका हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से बहुत ज्यादा प्यार होता है। अब ये समझते हैं कि यार ये जो साबुन है काम कैसे करता है, कैसे साबुन जब हम कपड़े धोते हैं तो वो साबुन जो है गंदगी को कैसे बाहर कर देता है। ये जो सोप है ना, इसे कैसे काम करता है, देखो होता ये है कि जो जैसे मान लो ये पूरा का पूरा कपड़ा है, यहाँ मान लो कपड़ा रखा है, कपड़ा रखा है अगर यहाँ पे, तो कपड़े के ऊपर ऑयल होती है, कपड़े के ऊपर ऑयल होगी। मान लो ये ऑयल है, ये जो स्ट्रक्चर जो बना रहा हूं ना बीच में, ये जो ये है ये ऑयल है, दिस इज ऑयल। क्योंकि होता ये है ना कि कपड़ों के ऊपर ज्यादातर जो दाग लगते हैं वो तेल के ही लगते हैं, ऑयल के ही दाग लगते हैं। बाकी सारी अगर मिट्टी वगैरह गंदगी होती है वो तो साइड हो जाती है, बट ऑयल के दाग लगे होते हैं तो उसको भी धो देता है साबुन। तो कैसे धोता है ध्यान से देखना। जैसे ये अगर ऑयल है, इफ दिस इज ऑयल, ये ऑयल है हमारे पास, तो होता ये है कि मान लो यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना। देखो क्या है कि हमें ये पता है कि जो टेल है उसको वाटर से डर लगता है। तो आप ऐसे समझो, ये जो स्फीयर है ना, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसके बाहर वाटर है, ठीक है, इसके बाहर वाटर है और इतनी जगह में वाटर नहीं है। तो जो जिसको वाटर पसंद है, हेड हेड को वाटर पसंद है, तो वो तो बाहर रहेगा आराम से, तो वो बाहर रहेगा। और जो जो टेल है ये वाटर के अंदर, जो लाइन मैंने खींची है ना, ये जो लाइन जो स्फीयर मैंने बनाया, इस स्फीयर के बाहर वाटर है, तो स्फीयर के बाहर कौन रहेगा, हेड रहेगा। जब जिसको वाटर पसंद है वो उसके पास ही तो रहेगा। मान लो आपको फ्री फायर पसंद है तो फ्री फायर ही खेलोगे ना, और कुछ थोड़ी ना खेलोगे। तो वैसे ही बिल्कुल इसको वाटर पसंद है, तो हेड वाटर, हेड जो है वो वाटर के साइड है, यानी बाहर है। यानी ये फेस कहाँ कर रहा है, इसका फेस कहाँ है, इसका फेस है बाहर की तरफ, आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। और देखो और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे, सिर्फ एक थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे। वाटर मतलब ये जो है इसका हेड वाटर के बाहर करना है बस, और कुछ नहीं इसमें। इसका हेड वाटर के बाहर कर दो और फिर मैं बताता हूँ कैसे ये फॉर्मेशन होगा, मतलब किस तरह से ये काम करेगा। देखो ध्यान से समझो, जिसको वाटर पसंद है वो तो अपना मुंडी बाहर करके बैठा है ना। और जिसको ऑयल पसंद है, ऑयल, ऑयल किसको पसंद है, जिसको वाटर पसंद नहीं है उसको ऑयल पसंद है। जिसको वाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो हेड है उसको वाटर पसंद है, वो वाटर लवर है, जबकि जो टेल है वो वाटर हेटर है। वाटर हेटर है टेल, ये तो पता है, बट उसको भी तो कोई पसंद होगा भाई, जो किससे हेट करता है किसी न किसी तो लव करता ही होगा। तो टेल जो है वो किससे लव करता है, उसे फैट पसंद है, उसे ऑयल का मॉलिक्यूल बहुत पसंद है। तो टेल जो है ना वो ऑयल से जाकर के चिपक जाता है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बन गया, कैसा स्ट्रक्चर बन गया, बाहर सारे के सारे जो हेड है, हेड दिख रहे हैं, बाहर सारे के सारे हेड दिख रहे हैं, और अंदर जो टेल है, टेल, उस टेल ने क्या करा, उस ऑयल को अपने अंदर फंसा लिया है। तो उसने जो साबुन का जो मॉलिक्यूल है, वाटर साबुन का मॉलिक्यूल ने क्या करा, उसके हेड बाहर है, और जो टेल है, टेल ने मिल करके, सारे के सारे टेल ने मिल करके ऑयल को अंदर ही फंसा लिया। और जैसे ही आप ब्रश रगड़ोगे वैसे ही ये ऑयल, ये मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये बाहर चले जाएगी। ये जो गोल वाली जो स्ट्रक्चर बनी है, ऐसे सिर्फ एक स्ट्रक्चर ना बनती भाई, बहुत सारी स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर का नाम है, वैसे इसको हम कहते हैं मिसेल्स, माइसेल्स, मिसेल्स, अलग अलग मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है। दिस इज माइसेल्स, इसको माइसेल्स कहते हैं। होता क्या है फिर से समझाता हूँ। ऑयल है, कपड़ा है, जैसे मान लो ये मेरा कपड़ा है तो यहाँ पे ऑयल है। तो अगर यहाँ ऑयल है तो मान लो इस पे साबुन के मॉलिक्यूल्स गए, साबुन के मॉलिक्यूल ने क्या किया, एक गोल स्ट्रक्चर बनाया, बाहर उसके सारे के सारे हेड है मॉलिक्यूल के, और अंदर जो है वो चेन है। चेन किसकी, कार्बन वाली चेन। और वो कार्बन चेन में इस तरह से फंस गया है ना ऑयल, कि जैसे ही मैं ब्रश मारूंगा वो उसके साथ बाहर फेंक देगा। मतलब वो गोल गोल जो स्ट्रक्चर है माइसेल्स, उसमें ऑयल फंस गए हैं। उसमें ऑयल फंसने के बाद क्या होगा, मैं ब्रश मारते ही वो जो चीज है माइसेल्स वो बाहर फेंक जाएगी। और माइसेल्स बाहर फेंक गए मतलब माइसेल्स के अंदर तो ऑयल फंसे हुए थे, तो ऑयल भी बाहर फेंक गया, यानी कि जो साबुन को जो ऑयल के जो दाग थे वो हट गया, है ना। अब देखो इसको अगर लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे,
लिखा हुआ है कि मोस्ट डर्ट जो ऑयली होते हैं, ठीक है, ऑयल डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये बात पता है, ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो करे क्या फिर, आयनिक एंड जो होता है इसका सॉल्व्स का इंटरेक्ट करता है वाटर से, ये आयनिक एंड है, और ये अगर आयनिक एंड है तो वाटर से आयन बन रहे थे कि नहीं भाई, भूल गए क्या, CO माइनस Na प्लस आयन बन रहा था, तो ये वाटर से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विद वाटर, जबकि जो कार्बन की जो चेन है वो इंटरेक्ट करती है ऑयल के साथ, ठीक है। सॉप्स मॉलिक्यूल जो बनता है स्ट्रक्चर, वो से हम कहते हैं माइसेल्स, सॉप मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे माइसेल्स कहते हैं। माइसेल्स क्या होता है, सॉप मॉलिक्यूल फॉर्म अ स्ट्रक्चर व्हेन एक्शन एज अ सॉप, सॉफ्ट मॉलिक्यूल फॉर्म स्ट्रक्चर व्हेन इट एक्ट, जब ये एक्ट करता है अपने एक्शंस को दिखाता है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम कहते हैं माइसेल्स, दैट इज माइसेल्स। एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज माइसेल्स, तो बता देना, ठीक है। व्हेन वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल, हाँ ये ऑयल की तरफ है, जबकि दूसरा वाला जो एंड है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, इमल्सन बना रहा है वाटर के अंदर। अब ये इमल्सन क्या है, देखो आपने फील करा है कि जब मान लो आपने ना कुछ ऑयली खाया, मान लो आपने पूरी खाई, तो पूरी खाने के बाद क्या हुआ, हाथ में पूरे तेल तेल लग गया, अब आप हाथ धोने जाओगे, पानी से धो दोगे तब भी आपके हाथ में तेल चिपचिपा लगा रहेगा, जब तक कि आप उसको अच्छे से ना धो लो, दो तीन बार अगर अच्छे से धो लो तब तक। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जो सैनिटाइजर होता है ना, सैनिटाइजर उसमें अल्कोहल होता है, उससे धो सकते हैं आप। उससे क्या होगा ना, आपका ये करके देखना एक्सपेरिमेंट, क्या कि जब आपका हाथ जो है ऑयली चीज आप खाते हो तो ऑयली हैंड हो जाता है, तो आप ना अगर साबुन से हाथ धोगे तो जल्दी अच्छे से नहीं धुलेगा, तब भी हाथ चिपचिपा करता रहेगा, लेकिन जब आप सैनिटाइजर से धो लोगे जिसमें कि अल्कोहल प्रेजेंट है, तब उतना नहीं होगा, तब थोड़ा बहुत होगा लेकिन उतना नहीं होगा हाथ चिपचिपा जितना साबुन से था, ठीक है। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आजकल तो ये हो गया कि साबुन के अंदर भी अल्कोहल मिलाने लग गए थोड़ा मोड़ा, तो वहां पे चीजें हो जाती है अच्छी। फिर यहाँ पे इमल्सन बन गया, इमल्सन वो है जो चिपचिपा आपको हाथ में लग रहा है, उसको इमल्सन कह रहे हैं। फिर क्या होता है, सोप माइसेल जो है वो हेल्प करता है पुलिंग आउट, माइसेल की वजह से क्या होता है ना, माइसेल ने तो ऑयल को फंसा लिया अपने अंदर, उसी ने हेल्प करा है पुलिंग आउट करने में, डर्ट को पुलिंग आउट करने में, डर्ट यानी ऑयल, ऑयल को पुलिंग आउट करने में यही हेल्प कर रहा है इन वाटर, और हम इसको वॉश कर देंगे, मतलब कि ब्रश मार के इसको बाहर फेंक देंगे, है ना। तो इस तरह से जो सोप है उसका एक्शन होता है, इस तरह से सोप जो है वो काम करता है, इसका एक्शन इसी तरह से। बट सोप जो है ना उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि हार्ड वाटर में वो अच्छे से सफाई नहीं कर पाता। यानी हार्ड वाटर क्या होता है, आपने देखा होगा घर में दो तरह का पानी आता है, एक तो मान लो मीठा पानी, एक खारा पानी, तो मीठे पानी में तो साबुन अच्छे से एक्ट करता है, सॉफ्ट वाटर में अच्छे से एक्ट करता है, बट हार्ड वाटर में क्या होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट भी होते हैं, मतलब एक तरह से खारा पानी की तरह आप बोल सकते हो इसको थोड़ा थोड़ा, तो इसके अंदर। बट सोप्स डू नॉट एक्ट इन हार्ड वाटर, अच्छे से एक्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो झाग नहीं बनाता उसके अंदर, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है, एक तरह का झाग, वो नहीं बनाता उसके अंदर, इसीलिए ये रीजन है। अगर वो झाग बना देना हार्ड वाटर के अंदर ही तब ठीक है, लेकिन वो बनाता ही नहीं है। अब ये हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर का मतलब अगर आप वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट डाल दो तो आप उसको हार्ड वाटर बोलोगे, कोई सा भी मैग्नीशियम या कैल्शियम का साल्ट डाल देना उसको आप हार्ड वाटर कहोगे। अब हार्ड वाटर में क्या है, साबुन अलग तरह से रिएक्शन करता है और डिटर्जेंट अलग तरीके से। साबुन तो कोई इंसॉल्युबल पीपीटी बना लेता है, एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेगा, जबकि इसके अंदर कोई झाग नहीं निकलेगा, साबुन हार्ड वाटर में साबुन कोई झाग नहीं देता, जबकि डिटर्जेंट दे देता है। तो यार देखो डिटर्जेंट आया क्यों, लोगों ने डिटर्जेंट का आविष्कार क्यों किया, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर साबुन रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए सर्फ बनाया गया। डिटर्जेंट बनाने के पीछे ये रीजन है कि हार्ड वाटर अगर हमारे घर में ज्यादा है तो हार्ड वाटर में कौन रिएक्ट करेगा, कौन अच्छे से काम करेगा, झाग बनाना, सफाई करना कौन अच्छे से कर पाएगा, तो वो डिटर्जेंट कर पाएगा। फेना ही लेना, निरमा पाउडर, वॉशिंग पाउडर निरमा, एंड क्या है घड़ी सर्फ, है ना, सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन साहब जी आते हैं ऐड करते हैं, घड़ी दे सबसे पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो वो डिटर्जेंट की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो हार्ड वाटर है उसमें रिएक्शन जो है वो डिटर्जेंट ही कर पाता है, इसीलिए। बट यार अभी तक ये समझ नहीं आया, चलो साबुन तो समझ आ गया कि सोडियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड है या पोटेशियम साल्ट है, बट यार ये मतलब डिटर्जेंट है क्या, वॉट इज डिटर्जेंट। जो डिटर्जेंट है ना एक्चुअली वो सल्फोनिक एसिड का साल्ट होता है, सोडियम साल्ट और सल्फोनिक एसिड। जैसे पहले साबुन को समझो, साबुन क्या था हमारा, कार्बन कार्बन लंबी सी चेन बन रही थी, बहुत लंबी चेन, और फिर इसके बाद यहाँ पे COO, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COO माइनस और Na प्लस, सो वो क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी लंबी चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये तो हमारा साबुन है, दिस इज सोप। बट ये डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट इज नथिंग बट कार्बन कार्बन की लंबी चेन, इसमें भी होगी कोई डाउट नहीं, लंबी चेन होगी, लेकिन यहां पर आपको
कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेना है, आपको लेना है सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3 लेना है, SO3 माइनस, और सोडियम लेना है Na+। मतलब आपने COO माइनस की जगह SO3 माइनस ले लिया, बस इतना सा चेंज करा और कुछ नहीं करा। यही है डिटर्जेंट, दिस इज डिटर्जेंट। वॉशिंग पाउडर निरमा, यही है डिटर्जेंट, यही है, दिस इज डिटर्जेंट। एंड ये डिटर्जेंट जो है ये SO3 माइनस Na+ होता है। घड़ी सरफ है, घड़ी 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 वाली सरफ है। यूज टू मेक, इसका जो यूज करते हैं डिटर्जेंट का, हम शैम्पू बनाने के लिए करते हैं, वो जो क्लॉथ्स है, जो कपड़े होते हैं उसको साफ करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो हार्ड वाटर है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट जो वाटर में के अंदर आ जाता है, यानी कि खारा पानी जो है, उसके अंदर जो डिटर्जेंट है, जो घड़ी सरफ है, वो अच्छे से काम करता है। कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं मिला मेरे को, ठीक है। तो सोच रहे घड़ी सरफ का क्यों नाम लिए जा रहे हैं इतना है। एक बात बताओ, घड़ी सरफ कौन सी नीच में, मैं कौन सी नीच में हूँ, मैं एजुकेशन नीच में आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। घड़ी सरफ, हाँ सर पता चल गया, ठीक है बहुत हो गया। तो घड़ी सरफ जो है दैट इज डिटर्जेंट, वो डिटर्जेंट है। और जो डिटर्जेंट है ना, वो हार्ड वाटर में अच्छे से काम कर पाता है, क्योंकि वो वहां झाग भी बनाएगा। एंड शैम्पू भी तो झाग बनाता है, तो शैम्पू के अंदर डिटर्जेंट डाला जाता है थोड़ा थोड़ा, तभी तो झाग बन पाता है। एंड वॉशिंग क्लॉथ के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एकदम अच्छे से हमने चैप्टर को समझ लिया बिल्कुल डिटेल में। अब मुझे ये बताना कि ये चैप्टर आपके लिए इजी हो गया या फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया। किसी के लिए क्या पता कॉम्प्लेक्स भी हो गया हो, तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये चैप्टर आपको नोमेनक्लेचर से डर लगता था, हमने कितनी आसानी से सारे के सारे नोमेनक्लेचर कर लिए, मीथेन इथेन प्रोपेन। बस जैसे ही हमें याद हुआ ना मेथड प्रोब्यूट पेंटी सारा का सारा, वैसे ही हमने सारे नोमेनक्लेचर कर दिए। हमें ये पता है कि अल्कोहल के लिए ऑल लगता है, एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है, कीटोन के लिए ऑन लगता है। ये सारी चीजें हमें पता चल गई। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन का फॉर्मूला जो CnH2n होता है, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। रुक जाओ भाई, सुन लो, रिवीजन हो रहा है, ये नहीं कि ये सब तो हमने पढ़ा, मैं वीडियो बंद करके जा रहा हूं, सुन लो, 2-3 मिनट की बात है, पूरा का पूरा रिकॉल हो रहा है। फिर हमने सारी की सारी रिएक्शंस देखी, हमने एस्टरिफिकेशन देखा जिसमें कि एस्टर बन रहा है। फिर एस्टर की रिएक्शन जो हमने एल्कली से कराई, तो हमें क्या मिला वहां पे, दैट रिएक्शन इज सपोनिफिकेशन, साबुन मिला था हमें वहां पे। तो ये सारी की सारी चीजें हमने एकदम अच्छे से समझी, सारी चीजें डिटेल में समझी बिल्कुल, और वन शॉट में नहीं समझी कि वन शॉट में आए, लो बेटा वन शॉट आ गया, ये देखो मैं वन शॉट में पूरे चैप्टर उड़ाऊंगा और पता नहीं क्या क्या टॉपिक आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ना क्वेश्चंस आ रहे हैं ना क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं अच्छे खासे, कुछ भी एकदम कोई सभी उल्टे पुल्टे क्वेश्चन लेकर के आ गए एंड कुछ भी कराया जा रहा है वन शॉट में, और 1 घंटे के अंदर चैप्टर फिनिश करके भाग जा रहे हैं। रैपिड रिवीजन का तो अच्छी बात है, लेकिन वन शॉट क्या है, वन शॉट तो ऐसा तो करना है तो अच्छे से करो ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं ना कि आप, अभी टाइम है, अभी टाइम ये कि आप ना हर एक टॉपिक को डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर किसी के बच्चे के पास मतलब पैसे नहीं कि ट्यूशन जाऊं एंड फीस देने के पैसे नहीं है, तो यार यहाँ से पढ़ो ना, एकदम फ्री है सारी की सारी चीजें। 1-1 घंटे के लेक्चर जैसे आपके ट्यूशन में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं, बिल्कुल फ्री है यार आपके लिए एकदम। और ना तो आपको कोई दिक्कत है कि बस नेट रिचार्ज कराते हो, तो वो तो सब करवाते हैं ना, बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि रिचार्ज के पैसे लग रहे हैं आपके। शायद कुछ ऐसा तरीका निकल जाए, अंबानी जियो साहब कोई भी ऐसा तरीका निकाल दे, हम मिलकर के शायद कोई भी निकाल दे कि रिचार्ज ना करना पड़े, तब तो और मजा आ जाएगा, फिर एक्चुअल फ्री हो जाएगा, दैट एजुकेशन विल बी एक्चुअल फ्री, फिर एक्चुअली फ्री हो जाएगी सारी की सारी चीजें। तो अब हमारा साइंस में सिर्फ एक ही चैप्टर बचा हुआ है जो है मैग्नेटिक इफेक्ट, और वो जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, एंड कभी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगी, अलग अलग तरह की बनेगी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको भी हम देखेंगे। तो अब से इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है, हम उसको स्टार्ट करेंगे, फिर साइंस का सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ मैथ्स का सिलेबस रह रहा है, उसमें 3-4 चैप्टर रह रहे हैं मुझे पता है, तो कमेंट करके मेरे को आप ये बता सकते हो कि मैथ्स का आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है। बाकी इस वाले एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सपोर्ट अस एंड कार्बन इट्स कंपाउंड को पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हुआ है। थैंक यू सो मच टू ऑल, लव यू सो मच टू ऑल, बाय बाय।